नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील मुदगल आप सभी का कनेक्शन नेटवर्क के निवेश गाइडेंस शो निवेश गुरु में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम रिटेल इन्वेस्टर्स की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वह इमर्जिंग कंपनियों की ग्रोथ स्टोरी हो या अच्छी कंपनियों के सिलेक्शन का प्रोसेस हो। इसी सिलसिले में हमने आज इन्वेस्टमेंट गुरु और इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर एंड डायरेक्टर्स मिस्टर पवन बराड़िया जी को आमंत्रित किया है, जो वैल्यू इन्वेस्टिंग और साथ में पी की तरह निवेश करने में माहिर हैं। वो एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी डेस्क चला रहे हैं, उसमें अपना प्रोप्राइटरी और साथ में अपने इन्वेस्टर्स का पैसा मैनेज करते हैं। और रिसेंटली उन्होंने पीएमएस लॉन्च किया है। एक टेक्सटाइल बिजनेस फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले चार्टेड अकाउंटेंट श्री पवन बराड़िया जी ने सन 1997 में मॉर्गन स्टैनले से अपना कैरियर शुरू किया और आज वे अपना खुद का पीएमएस लॉन्च कर रहे हैं। आपको चेज मैनहट्टन बैंक, जो अब जेपी मॉर्गन बैंक है, और एबीएन एम्ब्रो बैंक में काम करने का अनुभव प्राप्त है। वो 2001 से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। पवन जी ने उस टीम के साथ भी काम किया है जिस टीम ने 2008 की ग्लोबल क्राइसिस में भी प्राइवेट इक्विटी फंड 9 रिवर कैपिटल के लिए बतौर डायरेक्टर 50 मिलियन फंड का सफलतापूर्वक रेज किया और उसके बाद 2012 में अपना खुद का वेंचर स्थापित किया। अपने बचपन के दोस्त चार्टेड अकाउंटेंट श्री सुनीत काबरा जी के साथ मिलकर उन्होंने इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की और इन्वेस्टिंग कैटेगरी में नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए आज एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट मैनेजर के रूप में नाम कमा रहे हैं। पवन बराड़िया जी और सुनीत काबरा जी ने अपनी सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी के साथ अनेक स्मॉल एंड मिड साइज कंपनीज में निवेश किया और अपने इन्वेस्टर्स के लिए 10 से 30 गुना का शानदार रिटर्न अर्जित किया। वैसे तो इक्विटी कैपिटल ने कई ग्रोइंग कंपनीज में निवेश कर कई गुना मुनाफा कमाया है, लेकिन एस्ट्रल पॉलीटेक्निक में तो पवन जी ने 30 गुना से ज़्यादा का ज़बरदस्त रिटर्न कमा के एक मिसाल पेश की है। आपने एस्ट्रल पॉली के शेयर तकरीबन 30 रुपये के एवरेज में खरीदे और 1000 रुपये से ज़्यादा के भाव पर बेचकर बेहतरीन रिटर्न कमाया और अपने इन्वेस्टर्स को मालामाल कर दिया। आज हमने इक्विटी कैपिटल की सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पर चर्चा करने के लिए पवन बराड़िया जी को आमंत्रित किया है। नमस्कार पवन जी। नमस्ते सुनील, और बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल पे बुलाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आप हमें इक्विटी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के बारे में बताइए और साथ में आपकी और आपके पार्टनर्स की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के बारे में बताइए। सो इक्विटी कैपिटल हमने जब शुरू किया था तो इट वाज अ इन्वेस्टमेंट ऑफिस। हम अपना ही पैसा और अपने कुछ आसपास के कुछ जो दोस्त लोग हैं जान पहचान के, उनका पैसे से हमने इन्वेस्टिंग करना शुरू किया। पूरा थॉट ये था कि वी वुड डू वैल्यू इन्वेस्टिंग। सो वी आर बेसिकली वैल्यू इन्वेस्टर्स। वैल्यू इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि जहाँ पे भी कंपनीज या बिजनेसेस अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पे ट्रेड अगर कर रही हैं तो वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग खोजते हैं और उसको लॉन्ग टर्म होल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। क्योंकि मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस सारा प्राइवेट इक्विटी का रहा है, तो इसमें हम प्राइवेट इक्विटी अप्रोच भी देखते हैं। प्राइवेट इक्विटी अप्रोच से मतलब ये है कि नॉर्मली जो सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वाले जो लोग होते हैं वो बिज़नेस ऑफ कोर्स देखते हैं, बट उनकी बिज़नेस बहुत ऊपर से देख के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं। जब प्राइवेट इक्विटी के लेंस लगा करके हम इन्वेस्टमेंट्स को देखते हैं तो वहाँ काफ़ी डीप में घुस के इन्वेस्टमेंट देखते हैं, बिजनेसेस समझने की कोशिश करते हैं। एक साधारण इन्वेस्टर को यदि प्राइवेट इक्विटी की तरह सोचना हो या एक आपकी जो स्ट्रैटेजी रहती है उसकी तरह सोचना हो तो वो किस तरह से आगे बढ़ेगा? प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट का सबसे सरल उदाहरण अगर मैं दूं तो ये होगा कि आप किसी ऑफिस में अगर हैं और आपके आसपास में अगर आप देखते हैं कि किसी का स्टोर या किसी का रेस्टोरेंट अच्छा चल रहा है
तो हर एक के मन में आता है कि यार इसका रेस्टोरेंट तो बहुत अच्छा चल रहा है, मैं भी रेस्टोरेंट लगा लेता हूँ। वो ये नहीं देख पाता कि वो रेस्टोरेंट को वो कैसे चला रहा है, क्यों उसका रेस्टोरेंट अच्छा चल रहा है या क्या है, और वो उसी असमंजस में अटक जाते हैं लोग। तो प्राइवेट इक्विटी का मतलब ये है कि मैं उसके किचन में घुस के देखूं कि भाई तू क्या बना रहा है, कैसे बना रहा है, कैसे सर्व कर रहा है। अगर वो मुझे समझ अगर आ गया तो मैं अपना या तो इन्वेस्टमेंट कर लूँ उसी में, या मैं अपना खुद का बिजनेस कर लूँ। तो प्राइवेट इक्विटी अप्रोच का मतलब ये है कि आप उस बिज़नेस में बहुत अंदर तक जा कर के बिज़नेस को समझ रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये बिज़नेस चलाना है तो मैं इस बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहूँगा या नहीं करना चाहूँगा। मार्केट में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे हम केवल ये देखते हैं कि कंपनी क्या है, बिज़नेस मोटा मोटा क्या है, प्रोमोटर ठीक है एंड वैल्यूएशन ठीक है, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये बड़ा फ़र्क है बिटवीन प्राइवेट इक्विटी और साधारण इन्वेस्टिंग करने में। पवन जी, आपके टॉप इन्वेस्टमेंट कौन कौन से रहे हैं जिसमें आपने एग्जिट कर लिया है, और किस रीज़न से आपने उनमें इन्वेस्टमेंट किया था? सो आई कैन शेयर अ कपल ऑफ एग्जांपल्स सुनील। 2012 में जब हमने इन्वेस्टिंग शुरू की तो एक कंपनी थी आरती इंडस्ट्रीज़, विच वाज वन ऑफ आवर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट्स। आरती इज़ अ कंपनी विच मेक्स बेंजीन एप्लीकेशंस, डिफरेंट एप्लीकेशंस इन बेंजीन। तो जैसे मैंने बताया प्राइवेट इक्विटी अप्रोच, तो ये आइडिया हमारे पास आया किसी इंडस्ट्री वाले से। जब हमने बातचीत की तो उसमें से समझ में आया कि इस तरह की कोई कंपनी है। जब हमने कंपनी देखी तो समझ में आया कि सर्टेन एप्लीकेशंस जो ये बनाते थे, ये दुनिया में बनाने वाले खाली 2 लोग ही थे। सो 1000 करोड़ की कंपनी अगर मल्टीनेशनल कंपनीज़ को अगर टक्कर दे सकती है तो डैट वाज अ वेरी बिग ड्राइविंग फैक्टर फॉर अस। दूसरी चीज़ जो प्रोमोटर की मैं आपको हमेशा बताते रहता हूँ, सो प्रोमोटर क्वालिटी इज़ अगेन वेरी पैरामाउंट। तो आरती के प्रोमोटर्स उस ज़माने में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नहीं था, बट उसके बावजूद उन्होंने अब एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पे अच्छा खासा खर्चा किया था उस साल, और सारा का सारा P&L में उन्होंने राइट ऑफ कर दिया था। सो डैट अगेन caught our attention and valuation which is again very important for us। तो जब हम आरती इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहे थे तो आरती का वैल्यूएशन वाज जस्ट अबाउट 5 or 6 times P मल्टीपल। सो वी थॉट कि इस तरह की कंपनी जो ग्लोबल मल्टीनेशनल्स को टक्कर दे सकती है और जहाँ पे वैल्यूएशन रीजनेबल है, प्रोमोटर की नीयत बहुत अच्छी है, यू कांट गो रॉन्ग एंड इट डिड वर्क फॉर अस। सो हमारा इन्वेस्टमेंट जो हमने 80 रुपये में किया था, वी सोल्ड ऑल द वे टू अबाउट 800-850 के आसपास हमने एग्जिट किया। सो दैट्स वन ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट। दूसरा आई कैन टॉक अबाउट अ कंपनी कॉल्ड एस्ट्रल पॉली, जो आपने शुरू में इंट्रोडक्शन में भी बताया था। सो एस्ट्रल के जो प्रोमोटर हैं संदीप इंजीनियर जी, उनसे मैं मिला था मेरे प्राइवेट इक्विटी डेज़ में ही, और तब भी उनकी जो एग्जीक्यूशन और जो बिज़नेस को बड़ा करने की जो साइट था, जो विजन था, दैट रियली अट्रैक्टेड मी। बट अनफॉर्चुनेटली हम उस समय कर नहीं पाए थे इन्वेस्टमेंट। जब दोबारा हमने उसको देखा तो उनका टाइप हो चुका था एक वॉरेन बफे की ग्रुप कंपनी कॉल्ड लुब्रिजॉल, उसके साथ में। उस ज़माने में 400 करोड़ की कंपनी को लुब्रिजॉल जैसी कंपनी के साथ में टाइप करना बाय इटसेल्फ वाज अ वेरी वेरी बिग थिंग। लुब्रिजॉल ने उनको टेक्नोलॉजी टाइप किया था CPVC एप्लीकेशंस लॉन्च करने के लिए। एंड आई रिमेंबर संदीप जी स्कूटर पे जाते थे और गली मोहल्ले में प्लम्बर्स के साथ में मीटिंग करते थे कि क्यों CPVC लगाना चाहिए, एंड दैट पेड ऑफ। सो प्रोमोटर का पैशन, एग्जीक्यूशन करने की एबिलिटी अगर सही आ जाए और नीयत अगर अच्छी अगर हो, तो दैट्स वेयर यू मेक मल्टी बैगर्स। वैल्यूएशन अगेन जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है हमेशा ही। जब हमने इन्वेस्ट किया था तो 4-5 के P मल्टीपल पे ट्रेड करता था एस्ट्रल पॉली। 30 रुपये का इन्वेस्टमेंट हमने बेचा करीब ऑलमोस्ट 1000-1200 के आसपास। दिस इज़ नॉट एडजस्टिंग फॉर द स्प्लिट्स एंड द बोनसेस दैट इज हैपेंड। that gave us like almost 30 times our money। लाइकवाइज एक और कंपनी या अप्रोच की अगर मैं बात करूँ तो इज़ अ कंपनी कॉल्ड VST टिलर्स। उसमें हमारा आउटलुक ये था कि फार्म प्रोडक्टिविटी हैज़ टू इंक्रीज़, और VST वाज वन ऑफ द कंपनीज जो पावर टिलर्स बनाती है और छोटे HP के ट्रैक्टर्स बनाती है, और ये हिंदुस्तान में पहली कंपनी है टू इंट्रोड्यूस स्मॉल HP ट्रैक्टर्स। उस ज़माने में कोई बनाता नहीं था। So despite the fact कि VST was a company which was coming out of BIFR, had already come out of BIFR,
2 साल हो गए थे उनको BIFR से बाहर निकले हुए, बट वी टुक अ लॉट ऑफ एफर्ट इन अंडरस्टैंडिंग द होल बिजनेस मैट्रिक्स। सो हम उनके पूरे डीलर्स नेटवर्क को मिले, उनसे बातचीत की, प्रोडक्ट को समझा और बिज़नेस अपॉर्चुनिटी को पूरा समझ में आया कि दिस वाज आल्सो द टाइम जब मनरेगा शुरू हो गया था। ओके। सो मनरेगा में शुरू हो जाने की वजह से एग्रीकल्चर लेबर की कॉस्ट बढ़ गई थी, तो उस वजह से भी पावर टिलर्स चलने चाहिए थे। दैट वाज द बेसिक प्रीमाइस। सो अगेन 250 रुपये का हमारा जो इन्वेस्टमेंट था VST टिलर्स में, हमने बेचा करीब 1200 1250 में। सो दैट्स हाउ पेड ऑफ, इट रियली पेड ऑफ। पवन जी, यदि आज की तारीख में मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरे लिए 3 ऑप्शन हैं, म्यूचुअल फंड, PMS और डायरेक्ट इक्विटी। आपके हिसाब से मुझे किस में जाना चाहिए और क्यों? Let me try and answer it in a different manner. डायरेक्ट इक्विटी अगर आपके पास में फुल टाइम अगर है कि आप खुद अपना रिसर्च कर सकें, कंपनीज को फॉलो कर सकें, तो आपको डायरेक्ट इक्विटी करना चाहिए। अदरवाइज द ऑप्शन इज़ दैट यू आर बेटर ऑफ गिविंग योर मनी टू प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स। टू चूज़ बिटवीन म्यूचुअल फंड एंड PMS अगेन डिपेंड्स ऑन द अमाउंट जो आपका इन्वेस्टेबल कॉर्पस है, उसके हिसाब से। सेबी के रेगुलेशंस हैं, PMS में मिनिमम बेंचमार्किंग है कि उससे नीचे आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। सो अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन और कॉर्पस उस तरह का अगर है, देन पर्सनली आई वुड रिकमेंड गोइंग टू द PMS फंड हाउसेस, बिकॉज वो PMS फंड मैनेजर्स आर जनरली वेरी वेरी फोकस्ड। उनका जो अप्रोच होता है, जो रिसर्च होती है, वो काफ़ी फोकस्ड अप्रोच होता है। म्यूचुअल फंड में अगर आप जाएंगे तो किसी भी क्लासिकल म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में कम से कम आपको 60 से 70 स्टॉक्स मिलेंगे, और किसी भी PMS में अगर आप जाएंगे तो यू विल जनरली हैव अ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड काइंड ऑफ अ पोर्टफोलियो। हायर साइड 15 से 20 स्टॉक्स आपको मिलेंगे। तो उनकी रिसर्च भी उस तरह की होती है, वेयर दे आर टेकिंग अ फार मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन। आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि म्यूचुअल फंड्स डोंट टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, बट होता क्या है कि वो डाइवर्सिफिकेशन में अगर आपके 5 स्टॉक्स बहुत अच्छे चल भी गए और 15 एवरेज हो गए, तो आपका रिटर्न एवरेज हो जाता है। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिंग इनटू म्यूचुअल फंड्स एंड PMS। पवन जी, आप कहते हैं HNI इन्वेस्टर्स के लिए PMS इज़ द बेस्ट ऑप्शन। PMS में भी इक्विटी कैसे बेस्ट है और इक्विटी के USPs क्या क्या हैं? सुनील, PMS फंड मैनेजर्स भी बहुत काम करते हैं, एंड सो आई डोंट वांट टू से कि वी आर द बेस्ट, देयर आर इनफ एंड मोर पीपल। आई थिंक हमारा जो डिफरेंस है बाकी लोगों से वो ये है कि वी आर वेरी वेरी फोकस्ड ऑन इन्वेस्टिंग इनटू एमर्जिंग बिजनेसेस। ये वो कैटेगरी के कंपनीज हैं जिनका मार्केट कैप 500 करोड़ से 5000 करोड़ के बीच में है। दैट इज़ आवर कोर स्ट्रेंथ, जहाँ पे आप अपकमिंग बिजनेसेस को अहेड ऑफ टाइम आइडेंटिफाई करें और उनमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके उसमें मल्टीबाय का रिटर्न्स जनरेट कर सकें। एज अगेंस्ट दैट मोस्ट PMSs जो स्मॉल कैप या इन्वेस्टिंग भी करते हैं, उनका पोर्टफोलियो अगर आप देखोगे तो इट इज़ जनरली कंपनीज जो 10,000 करोड़ 15,000 करोड़ के ऊपर के मार्केट कैप वाली हैं। सो व्हाट वी ट्राई टू डू इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, कॉन्सेंट्रेटेड वेरी फोकस तरीके में 5,000 करोड़ के नीचे वाली कंपनीज़ में भी हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, और जहाँ पे हमको वैल्यू दिखती है तो वहाँ पे मैं 50,000 करोड़ की कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ। सो दैट्स अ वेरी स्वीट combination of private equity approach and the value investing, so to speak, जनरल मार्केट के पार्लेंस से। पवन जी, अपने बाज़ार में तकरीबन 1000 से ज़्यादा अच्छी कंपनियां हैं। किसी भी इन्वेस्टर का सब में इन्वेस्ट करना पॉसिबल नहीं होता है, तो उसमें आप शॉर्टलिस्ट कैसे करते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है सुनील। सो एट इक्विटी हमारा बड़ा सिंपल फिलॉसफी है कि जो बिज़नेसेस में हम ड्यू डिलिजेंस नहीं कर सकते हैं या जो बिज़नेस हम अच्छे से समझ नहीं सकते हैं, वो हमें नहीं इन्वेस्ट करना है। तो 1000 में से बहुत सारी कंपनीज तो वैसे ही बाहर हो जाती है। हमारा जो सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस है, जो इंडस्ट्री की जो नेटवर्क हैं,
That is what is got us a lot of our investment opportunities. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो हमने एक छोटी कंपनी में इन्वेस्ट किया था कॉल्ड स्टाइलम। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि स्टाइलम केम अबाउट बिकॉज माय वाइफ वाज इंटीरियर डिज़ाइनर, तो हम उसके कारपेंटर से बात कर रहे थे तो उसने बताया कि सर स्टाइलम करके एक नई कंपनी है जिसके लैमिनेट्स बहुत अच्छे हैं। तो जब हमने देखा तो पता चला कि दिस वाज अ कंपनी विच वाज एक्सपोर्टिंग 80% ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स टू यूरोपियन एंड यूएस मार्केट्स विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एंटर। बैलेंस शीट जब देखी तो पता चला कि इट्स अ डेट फ्री कंपनी। सो वी ट्राइड रीचिंग आउट टू द मैनेजमेंट। छोटी कंपनीज़ में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है मैनेजमेंट रीच, बट दैट्स वेयर गिवन आवर इंडस्ट्री रीच एंड नेटवर्क इट्स रिलेटिवली ईजी फॉर अस टू रीच आउट। तो जब उनसे बातचीत की प्रोमोटर से तब समझ में आया कि उनके क्या प्लान्स हैं और क्या करना चाह रहे हैं, एंड वी गॉट कन्विंस्ड विद द होल इन्वेस्टमेंट आइडिया। सो अगेन वैल्यूएशंस भी रीजनेबल थे, तो 150 रुपये में हमने इन्वेस्ट किया स्टाइलम में एंड वी सोल्ड इट एट अबाउट 750 के करीब। तो फिर वापस कर लगभग 5 गुना उसमें हमने अपने इन्वेस्टर्स के लिए पैसा कमाया। सर, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आप कौन कौन से फैक्टर्स देखते हो, कितने फैक्टर्स देखते हो? सो ओवर द इयर्स हमने हमारा जो एनालिसिस है उसको जो प्रोसेस है पूरा उसको पूरा इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है। 3 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हैं जो हम लोग देखते हैं, मैनेजमेंट, बिजनेस एंड वैल्यूएशंस, एंड इन दिस ऑर्डर। तो इन तीनों में से कोई भी चीज़ अगर जगह पे अगर नहीं है या अगर हमारे पैरामीटर्स में अगर नहीं बैठती है तो वो हमारे इन्वेस्टमेंट्स में नहीं फिट होता। अच्छी कंपनी है, अच्छा बिजनेस है, बट वैल्यूएशन रीजनेबल नहीं है, विल नॉट इन्वेस्ट। वैल्यूएशन रीजनेबल है, बिजनेस बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, विल स्टिल नॉट इन्वेस्ट। सो दीज आर द 3 पिलर्स ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी। ऑफ कोर्स इसके अलावा फिर हम और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, कैश फ्लोज, लिस्टेड कंपनीज़ में क्योंकि इन्वेस्ट करते हैं तो छोटी कंपनीज़ में बहुत बार ये होता है कि प्रोमोटर अपने स्टॉक्स को प्लेज करते हैं। सो दैट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अस कि प्रोमोटर ने अपने स्टॉक को प्लेज किया हुआ है या क्या उसका बिहेवियर रहा है, उसकी डिविडेंड पॉलिसीज़ कैसी हैं, इन्वेस्टर फ्रेंडली कितना है, तो वो सब बाकी चीज़ें वहाँ पे आ जाती हैं। पवन जी, डेट एक ग्रोइंग कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन कितना, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बहुत सी कंपनी डेट के कारण डूब गई हैं, और यदि डेट नहीं होता तो ग्रोथ नहीं होती। तो डेट कितना होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए, इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। क्लासिकल सिचुएशन सुनील, क्योंकि हमेशा ही जब प्रमोटर ग्रोथ करता है तो उसको ग्रोथ के लिए एक्सटर्नल कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, तो वो डेट लेता है। इसका कोई डेफिनेटिव आंसर नहीं है। द वे आई वुड आंसर दिस थिंग इज़ कि डिफरेंट टाइम जोन्स में कितना डेट इज़ रेलिवेंट इज़ द क्वेश्चन। आज की तारीख में अगर किसी के पास में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी अगर है तो आज कैपिटल इतना सस्ता है, योर एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट टुडे इज़ अबाउट 8.5-9%। 8.5-9% पे अगर पैसा लेके इफ़ आई कैन ग्रो 30% तो मुझे डेट लेना चाहिए। सही बात। यही 15% पे डेट लेके अगर मैं 10% अगर ग्रो कर रहा हूँ, सो द आंसर टू योर क्वेश्चन इज़ कि वो डेट से मैं ग्रोथ कितनी ला पाता हूँ। प्रॉब्लम उन कंपनीज़ में होती है जो डेट लेके ग्रो नहीं कर पाते। तो अगर आपकी ग्रोथ अगर नहीं हो रही है, अगर आपके कैश फ्लोज अगर अटक गए हैं, तो वो डेट सर्विस करना मुश्किल हो जाता है। बट मोटा मोटी ये है कि फिर भी वन शुड मेंटेन अ रीजनेबल डेट टू इक्विटी लेवल। हम लोग हिसाब से कितना होना चाहिए? जब हम कंपनीज देखते हैं तो नॉर्मली आई डोंट लाइक टू लुक एट कंपनीज विच हैव डेट इक्विटी मोर देन 1:1, बिकॉज जैसे ही आप उसके ऊपर जाते हो तो यू नेवर नो कि बिजनेस साइकिल में कब कैसे क्या चेंज होगा, एंड फिर वो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाता है। इसमें कुछ एग्जांपल देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़ हैं, जो ओल्ड इकोनॉमी की कंपनीज़ हैं, जैसे स्टील कंपनीज़ हो गई,
पिछले 2 सालों में हमने देखा है कि गवर्नमेंट रिलेटेड जो बिजनेसेस करने वाली जो कंपनीज़ हैं, फॉरगेट आई मीन इंक्लूडिंग L&T, सरकार से पैसा आया नहीं तो कंपनीज ने डेट लेते गए, जैसे जैसे डेट बढ़ते गया तो मार्केट्स स्टार्टेड डी रेटिंग द कंपनीज। दैट्स प्रीटी मच हाउ इट वर्क्स। और यही अगर आप डेट लेके ग्रो कर रहे हैं, जैसे एस्ट्रल पॉली जब हमने इन्वेस्ट किया था तो एवरी 12 मंथ्स उसने अपनी कैपेसिटी डबल कर ली ना। इस तरह की ग्रोथ में जहाँ पे बिजनेस आपका 100% से ग्रो कर रहा है ना ईयर ऑन ईयर बेसिस, अगर आपका डेट इक्विटी 0.5, 0.6, 0.7 भी अगर है तो भी इट इज़ फेयरली सस्टेनेबल एट अ रीजनेबल कॉस्ट। सो दैट्स व्हाट इट इज़। पवन जी, आज की तारीख में एक इन्वेस्टर्स को कौन कौन से सेक्टर को अपनी इन्वेस्टमेंट रिडार पे रखना चाहिए और कौन कौन सी कंपनीज को वैल्यू इन्वेस्टिंग की रिडार पे रखना चाहिए आपके हिसाब से? आज का मार्केट काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज बहुत सारे बिजनेसेस हैं जहाँ पे कोरोना की वजह से इम्पैक्ट हुआ है। क्लियरली फार्मा और केमिकल हैज़ बीन कम्प्लीटली आउटस्टैंडिंग, तो वहाँ पे ऑलरेडी सेक्टर्स की री रेटिंग हो गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने औरबिंदो फार्मा में इन्वेस्ट किया था करीब 250 से 300 के बीच में। जब इन्वेस्ट किया था तब उसका वैल्यूएशन था करीब 12 टाइम्स के आसपास। अब विथ ऑलमोस्ट द सेम प्रॉफिटेबिलिटी जो हमने प्रोजेक्शंस की थी, टुडे द स्टॉक इज एट अबाउट 800 रुपीज़, सो वैल्यूएशन डबल हो गया है। सो आई वुड रादर लुक एट बिजनेसेस सेक्टर्स जहाँ पे बिजनेसेस विल स्टैंड थ्रू दिस कोविड टाइम्स, जिनकी बैलेंस शीट में डेट नहीं है, कैश फ्लोज ठीक है, दे कैन सर्विस द डेट, अगर डेट अगर है भी तो या मैनेजेबल डेट है, एंड दे हैव द अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। सो आज की तारीख में हम लोग देख रहे हैं सेक्टर्स जैसे ऑटो एंसिलरीज हो गए। ऑटो हैज़ बीन डाउन फॉर द लास्ट 2.5 years, और किसी भी चीज़ को नीचे जाने की उतनी ही जगह होती है। तो हमारे हिसाब से ऑटो इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ दोज इंडस्ट्रीज जहाँ पे नीचे जाने की जगह अब ज़्यादा बची नहीं है। स्मॉल इंक्रीमेंटल पॉजिटिव विल पॉसिबली ब्रिंग डिस्प्रपोर्शनेट ग्रोथ फॉर दिस कंपनीज। प्लस देर इज़ अ चाइना एंगल टू द होल थिंग। सो चाइना के वजह से भी बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। Another sector which we are looking at right now is the core economy commodity businesses, जैसे आयरन ओर हो गया, स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। ना पिछले 1.5-2 सालों से इकोनॉमी हैज़ बीन ऑन अ स्टैंड स्टिल, कोविड की वजह से तो काफ़ी नीचे आ गए हैं। बट इफ़ इंडिया हैज़ टू अगेन गेट बैक टू द ग्रोथ मोड, देन अ लॉट ऑफ दिस कोर बिजनेसेस विल बी बैक इन डिमांड। सो जैसे वॉरेन बफे ने कहा है कि यू हैव टू बी ग्रीडी व्हेन द स्ट्रीट इज़ फियरफुल। सो ये वो समय है आज की तारीख में। आज इन कंपनीज़ का अगर मैं वैल्यूएशन अगर देखूं करंट ईयर के नंबर्स पे, तो नंबर्स ही नहीं है। तो वैल्यूएशन मतलब आप बोलोगे कि अरे ये तो बहुत ऑब्सीन वैल्यूएशंस पे हैं, बट मैं ये देख रहा हूँ कि अगर ये कंपनीज़ सस्टेन अगर कर लेती हैं इस साल और अगले साल इसकी किस तरह से ग्रोथ हो सकती है, या नॉर्मलाइज प्रॉफिट्स किस तरह से दिखेंगे। अगर वो नॉर्मलाइज प्रॉफिट्स पे अगर मेरा वैल्यूएशन रीजनेबल अगर है, देन आई एम वेरी कंफर्टेबल बाइंग सम ऑफ दिस कंपनीज। इसमें कुछ आप नाम बता सकते हैं? श्योर, कोविड ने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दी है इन सब काफ़ी सारे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने की। तो फॉर एग्जांपल हमने NMDC में इन्वेस्ट किया था एट अबाउट 65-70 लेवल्स के बीच में। तो पूरा इन्वेस्टमेंट थीसिस ये था कि आयरन ओर के प्राइसेस वर डाउन एट अ ऑल टाइम लो। 3,500 वाला आयरन ओर जो पर टन बिकता था वो 2,500 रुपया पर टन हो गया। एंड हमारा थॉट प्रोसेस ये था कि जैसे जैसे इकोनॉमी एक्टिविटीज़ बढ़ेगी तो स्टील इज़ द मोस्ट बेसिक कमोडिटी विच विल बी इन डिमांड। सो आयरन ओर के प्राइसेस भी किसी ना किसी समय में बढ़ने चाहिए। 100%। फॉर्चुनेटली पिछले 3 महीने में ही 3 महीने में भी नहीं, पिछले 40 दिन में NMDC ने 1,000 रुपये से अपने प्राइसेस बढ़ा दिए हैं पर टन। तो 2,500 रुपये वाला आयरन ओर आज 3,500 रुपये में बिक रहा है और वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे हैं।
every month NMDC has been reporting better production, better sale numbers than the previous month. So that's the kind of thing that I'm talking about. या दूसरा अगर मैं आपको एग्जांपल अगर दूँ, so बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, अगर आप अखबार अगर पढ़ें तो सब जगह पे दिखेगा कि अभी भी बहुत पेन बाकी है इन द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड अदरवाइज NPAs कितने होंगे, कहाँ होंगे, कैसे होंगे, पीपल आर स्टिल ग्रैपलिंग विद डैट. हैविंग सेड दैट, हमारी थॉट प्रोसेस ये है कि इसमें जो बड़ी प्राइवेट बैंक्स हैं दे आर नॉट गोइंग टू गो अवे. सो वो खड़े रहेंगे और उनकी बैलेंस शीट इतनी ख़राब भी नहीं है जितनी हम लोग अखबार में पढ़ते हैं और लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है. सो ऐसे ICICI बैंक कोविड के क्रैश में इट केम डाउन ऑलमोस्ट अबाउट 280 लेवल्स. सो वी इन्वेस्टेड एट अबाउट 300 के आसपास हमने ICICI बैंक में इन्वेस्ट किया. बट उसका बेसिक प्रीमाइस भी ये था कि एट 300 लेवल्स ICICI बैंक वॉज अवेलेबल एट वन टाइम बुक वैल्यू. तो ICICI की साइज़ की बैलेंस शीट अगर आपको इस तरह के वैल्यूएशन पे अगर अवेलेबल है देन आई डोंट थिंक वन नीड्स टू रियली वरी अबाउट कि ये बैंक चलेगी कि नहीं चलेगी. सो दोज आर द काइंड ऑफ deep value opportunities that I'm talking about. Similarly, auto ancillaries में Tata Motors for example, it went all the way down below 100 rupees and today it is back at about 140 rupees. So उस तरह से अगर आप देखने जाएँ तो more than 50% का gain हो गया है. But that's what the whole thing is कि Tata Motors will not shut down. पिछले महीने अपन ने सुना सब जगह पे कि JLR की सेल्स बढ़ रही है. CV साइकिल इज़ स्टैगनेटिंग, ज़्यादा ख़राब नहीं हो रहा है. अच्छा कब होगा, 6 महीने में होगा कि 8 महीने में होगा वो पता नहीं है, बट किसी ना किसी समय में तो होगा. सो अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी है, सो दैट्स द काइंड ऑफ स्टॉक दैट यू वुड वांट टू होल्ड, जहाँ पे डाउनसाइड नहीं है एंड इफ द बिजनेस साइकिल गोज अप द रिटर्न्स कैन बी फिनोमिनल. सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोशिश कर रहे हैं कि चाइना से जितना हमारा इंपोर्ट है वो इंडियन कंपनीज़ को रिप्लेस कर दें उसमें. प्लस कैंपेन चल रही है चाइना बॉयकॉट की. आपको क्या लगता है कितना होगा और इसका बेनिफिट कौन कौन से सेक्टर्स को जाएगा? आई थिंक दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडियन बिजनेसेस. अपन पिछले 2 साल में ये चीज़ें केमिकल इंडस्ट्री वगैरह में तो देख ही रहे हैं. मोदी जी के वजह से वी आर ऑलरेडी लिसनिंग एंड हियरिंग टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग में एप्पल इज़ टॉकिंग मूविंग टू चाइना, मूविंग टू इंडिया, और बाकी चीज़ों में भी हो रहा है. सिमिलर काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी विल बी देयर इन सेक्टर्स लाइक टेक्सटाइल, फुटवेयर, इंजीनियरिंग, commodity and a lot of other things. अब हम कितना उसको एनकैश कर पाते हैं, दिस इज़ समथिंग दैट एवरीबडी इज़ वेटिंग टू सी कि किस तरह से प्रोमोटर्स तैयार करते हैं अपने आप को और किस तरह से अपॉर्चुनिटी को एनकैश कर पाते हैं. पवन जी, अंतिम सवाल, इस कोविड महामारी के बाद आपको इंडियन इकोनॉमी आउटलुक और मार्केट का आउटलुक क्या लग रहा है? सुनील, मेरा बड़ी दृढ़ता से ये मानना है कि हर क्राइसिस में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है. कोविड भी मेरी नज़र में इस तरह की एक अपॉर्चुनिटी है. वी आर ऑलरेडी सीइंग एंड हियरिंग जो सारे हेडलाइन डेटा पॉइंटर्स आ रहे हैं आज के तारीख में. ऑफकोर्स GDP 23% नेगेटिव था फर्स्ट क्वार्टर का, बट जुलाई अगस्त के डेटा पॉइंट्स अगर अपन देखें तो इकोनॉमी सीम्स टू बी गेटिंग बैक ऑन ट्रैक. पावर कंजम्पशन इज़ बैक टू प्री कोविड लेवल, रोड ट्रैफिक इज़ अगेन बैक टू प्री कोविड लेवल्स, फास्टैग कलेक्शंस आर गेटिंग बैक टू प्री कोविड लेवल. अपन ने बात की आयरन ओर वगैरह की, तो वहाँ पे भी दिख रहा है कि कोर कमोडिटीज़ आर ऑल्सो पिकिंग अप इन डिमांड. ऑटो रिपोर्टेड 20% ग्रोथ लास्ट ईयर. सो कुल मिलाकर के ये है कि कोरोना के केसेस तो बढ़ते जा रहे हैं, बट इकोनॉमी एक्टिविटी ऑल्सो इज़ कमिंग बैक ऑन ट्रैक. द ओनली थिंग इज़ कि ये कितना सस्टेन कर पाते हैं वो इम्पोर्टेंट. कोरोना अगर बहुत ज़्यादा नंबर्स अगर हो गए
तो आर वी लाइकली टू सी सम काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस कमिंग बैक अगेन, या क्या होगा, कैसे होगा? अगर अपन ये मान के चलें, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं जो बोल रहे हैं करंट ईयर का जीडीपी सब मिला करके -5% होगा, -5 to -7% के आसपास, और अगले साल का जीडीपी ग्रोथ इन्हीं लोगों का कंसेंसस है कि इट शुड बी पॉजिटिव 6 to 7% के करीब। तो मैं ये देख रहा हूँ कि -5 से 6 पे अगर मुझे जाना है तो मतलब ऑन अ ईयर बेसिस वी आर टॉकिंग ऑफ 11% ग्रोथ इन जीडीपी। दैट इज ह्यूज, दैट इज़ मैसिव। तो उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़, अगर जैसे अपन ने अभी पहले बात की कि चाइना की वजह से भी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है, इंडिया हिस्टोरिकली हैज़ बीन अ मार्केट जहाँ पे डोमेस्टिक डिमांड कंजम्पशन इटसेल्फ हैज़ बीन द ड्राइविंग फैक्टर फॉर द इकोनॉमी। अब उसमें अगर एक्सपोर्ट्स में अगर हम आ जाएं, इंडिया की सब मिलाकर के ग्लोबल एक्सपोर्ट में वी हैव नेग्लिजिबल अबाउट 2 to 3% इन द ग्लोबल ट्रेड। सो ये अगर 5% भी अगर होता है तो यू आर टॉकिंग ऑफ डबलिंग करेक्ट फ्रॉम द करंट सिनेरियोज। तो उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। नाउ हमारा जॉब एज इन्वेस्टर इज़ टू कीप आइडेंटिफाइंग दोज काइंड ऑफ बिजनेसेस, दोज काइंड ऑफ कंपनीज who are ahead in the curve to take on this kind of opportunities. That's what we do. पवन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना मूल्य समय हमारे दर्शकों को दिया। Thank you so much for having me over. हमें उम्मीद है कि सभी दर्शक को ये हमारा एपिसोड बहुत पसंद आएगा और अगले एपिसोड में हम आपसे एक और इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट के साथ चर्चा करेंगे और आपका मार्गदर्शन करेंगे। जय हिंद।